हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड इस वीडियो में हम माइटोसिस को कवर करने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। नाउ सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या होता है, इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे प्लांट है, चाहे वो बैक्टीरिया है, हर सेल या फिर हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करता है? एक सिंगल सेल से। एक सिंगल सेल डिवाइड होकर, ग्रो होकर, मल्टीप्लाई होकर एक फुल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो सिंगल सेल है वो क्या है? जाइगोट। सो जाइगोट से ही स्टार्ट होती है ह्यूमन की लाइफ। जब जाइगोट बनता है देन जाइगोट मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, उसके सेल ग्रो होते हैं एंड वो फुल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। नाउ ये सिंगल सेल क्या करता है? ये सिंगल सेल साइज में ग्रो होता है प्लस नंबर में भी ग्रो होता है। ये सिंगल सेल ग्रो होता है, रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मतलब एक सेल डिवाइड होता है किसमें? दो में। अब ये इस तरह से होता है। ये अगर एक सेल है, राइट, तो ये एक सेल दो में डिवाइड होगा, मीन्स अ सेल डिवाइड्स इनटू टू। और ये जो दो आइडेंटिकल सेल्स बने हैं, ये क्या है? पेरेंट सेल है एंड ये क्या है? डॉटर सेल्स है। नाउ ये डॉटर सेल देन फर्दर डिवाइड होंगे, साइज में ग्रो होंगे एंड देन अगेन ये टू में डिवाइड होंगे, राइट। सो चाहे वो माइटोसिस है चाहे मायोसिस है, एक सिंगल सेल फर्स्ट किस में डिवाइड होगा? टू में। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सेल डायरेक्टली फोर में डिवाइड हो रहा है। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। एक सेल फर्स्ट टू में डिवाइड होगा, देन ये जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, डॉटर सेल्स है, ये देन ग्रो होकर देन टू में डिवाइड होंगे। तो ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है, माइटोसिस में कैसे होता है, मायोसिस में कैसे होता है। तो इसी तरह से फुल ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। एक जाइगोट डिवाइड होता है, साइज में ग्रो होता है, रिप्रोड्यूस होता है, मल्टीप्लाई होता है, देन सेल्स फर्दर डिवाइड होते हैं, देन डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होकर एक फुल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइटोसिस। नाउ माइटोसिस भी सेल साइकिल का ही पार्ट है। माइटोसिस का मतलब होता है थ्रेड और फिब्रिल। ग्रीक में इसका मतलब होता है थ्रेड और फिब्रिल। सो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स है, वो थ्रेड लाइक अपीयर होते हैं इनिशियली, इसलिए इसका नाम है माइटोसिस। इट मीन्स थ्रेड्स और फिब्रिल। तो सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन क्या है, इंट्रोडक्शन इसकी एक बार देख लेते हैं। सो सेल डिवीजन एंड सेल रिप्रोडक्शन और सेल मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये तीनों चीज़ें सेम है। सेल का डिवाइड होना दैट इज सेल डिवीजन। सेल रिप्रोडक्शन मीन्स एक सेल दो सेल को गिव राइज देगा, बर्थ देगा, मीन्स एक सेल से दो सेल बनेंगे, राइट। तो एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा, तो दैट इज सेल रिप्रोडक्शन। सेल मल्टीप्लिकेशन मीन्स सेल का मल्टीप्लाई होना। तो ये क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू और डॉटर सेल्स। तो सेल मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं, सेल डिवाइड क्यों हो रहे हैं, सेल रिप्रोड्यूस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वो न्यू और डॉटर सेल्स बना रहे हैं। न्यू और डॉटर सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग और पेरेंट सेल। तो ये क्या है? प्री एग्जिस्टिंग और पेरेंट सेल है और इससे कौन बने हैं? दो नए डॉटर सेल बने हैं, राइट। सो ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, अब जब सेल डिवाइड होता है, अब जैसे एक सेल है हमारे पास, उसने डिवाइड होना है, राइट। अगर जाइगोट है तो उसने डिवाइड होना है, तो वो क्या करेगा? साइज में ग्रो होगा प्लस अपने कंटेंट को भी वो डबल करेगा, राइट। अगर हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है, सपोज मेरे पास एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एक बुक है, रोज एंड विल्सन। अब मुझे वो एक बुक दो बच्चों को देनी है। अब मैं एक बुक तो हाफ फाड़ के दो बच्चों को नहीं दे सकती, राइट। पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा बच्चों को। अगर मैं फाड़ भी देती हूँ, बीच में हाफ कर देती हूँ बुक को, तो हाफ बुक उसको मिलेगी, हाफ उसको मिलेगी, फुल बुक किसी को नहीं मिल पाएगी। तो अगर वही एक बुक मुझे दोनों स्टूडेंट्स को देनी है तो मुझे क्या करना होगा? उस बुक की कॉपी करवानी होगी, ज़ेरॉक्स करवानी होगी, राइट। सो उस बुक का मुझे डुप्लीकेट करवाना होगा, तभी मैं वो जो एक बुक है वो दोनों बच्चों को दे सकती हूँ। तो अगर उसकी मेरे पास कॉपी
कॉपी होगी तो एक कॉपी में एक बच्चे को दे दूंगी और एक बुक में एक बच्चे को दे दूंगी, तो दोनों के पास सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल बुक हो जाएगी। तो इसी तरह से जब सेल डिवाइड होता है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, तो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। डीएनए मीन्स हमें पता है हमारे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए रेप्लिकेट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए की एक कॉपी बन जाती है। एक डीएनए तो ऑलरेडी एक सेल में है, सपोज ये एक डीएनए है ऑलरेडी एक सेल में, तो जब सेल डिवाइड होता है तो इसकी एक और कॉपी बन जाती है ताकि वो एक एक सेल में जा सके आइडेंटिकली। तो इसी तरह से जब सेल डिवाइड होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब डीएनए की एक और कॉपी बनती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। एक डीएनए एक जनरेशन मीन्स एक डॉटर सेल में जाएगा और एक डीएनए जो फुल डीएनए है वो नेक्स्ट डॉटर सेल में जाएगा, राइट। सो डीएनए रेप्लिकेट होता है एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। नाउ सेल ग्रो भी होता है, साइज में भी ग्रो होता है, प्लस वो डिवाइड भी होता है, मीन्स मल्टीप्लाई भी होता है। तो ये अभी और क्लियरली आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे माइटोसिस के। नाउ सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल साइकिल क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिल क्या होता है, साइकिल होता है जो एक जगह पर ख़त्म हुआ है, सपोज ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आकर दोबारा ख़त्म हुआ, राइट। सो ये क्या है, एक सेल साइकिल है। सो सेल साइकिल क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस या फिर सीरीज। जब कुछ सीक्वेंस या फिर सीरीज में होगा, क्या सीरीज में होगा, इवेंट्स, बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जिसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल क्या करता है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है। जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो क्या डुप्लीकेट कर रहा है, वो डीएनए को, राइट। सो सेल डुप्लीकेट इस जीनोम, सेल अपने जीनोम की जेनेटिक मटेरियल की एक डुप्लीकेट बनाता है, डुप्लीकेशन करता है या फिर रेप्लिकेट करता है, दैट इज एक और एग्जैक्ट कॉपी बनाता है एंड सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। अब और क्या कॉन्स्टिट्यूएंट करता है, सिंथेसाइज करता है, किसको, सेल के लिए और क्या क्या ज़रूरी है। जब सेल मल्टीप्लाई हो रहा है तो और भी बहुत सारी चीज़ें सेल को चाहिए होती हैं, वो चीज़ें भी सेल साइकिल में सिंथेसाइज होती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होते हैं सेल साइकिल में या फिर सेल डिवीजन के टाइम। देन एंड इवेंचुअली एंड लास्ट में क्या होता है, फर्स्ट क्या हुआ, एक तो सेल ने अपना जीनोम को डुप्लीकेट किया, मीन्स अगर डीएनए है तो उसकी एक रेप्लिकेशन की कॉपी बनाई। सेकेंड थिंग, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, और भी जो भी ज़रूरी है सेल डिवीजन के लिए, जो भी मटेरियल चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, उनको सिंथेसाइज किया। सेल ग्रो भी हुआ एंड इवेंचुअली एंड लास्ट में क्या हुआ, डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। और सेल लास्ट में साइकिल के एंड पर क्या होता है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, दैट इज सेल साइकिल। सो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। ऑल दीज इवेंट्स अकर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और ये सारे इवेंट्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, कोऑर्डिनेशन में होते हैं, इनमें कुछ गड़बड़ नहीं होता है। यूजुअली डिसीज कंडीशंस आर डिफरेंट बट ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है एंड अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये सब जीन्स के कंट्रोल में होता है। सो ये सेल साइकिल होता है, या फिर इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, द पीरियड बिटवीन 2 सेल डिवीजन इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। नाउ 2 सेल डिवीजन के बीच का पीरियड इज सेल साइकिल। सपोज ये अगर सेल डिवीजन का पीरियड है तो इसके बीच का जो पीरियड है दैट इज सेल साइकिल। सो सेल साइकिल हैज़ 2 फेजेस। नाउ जो मेन हमने डिस्कस करना है सेल साइकिल में वो क्या है, सेल साइकिल हैज़ 2 फेजेस। 2 फेजेस इसके होते हैं, फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज एम फेज। ओके, सो इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज होता है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज मतलब जिसमें जो सेल है अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। ये एक्चुअल डिवीजन यहाँ पर नहीं होती इस फेज में। इस फेज में जस्ट प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, सेल अपने आप को तैयार करता है डिवाइड करने के लिए, प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए, उसको बोलते हैं इंटरफेज। वेयर एज एम फेज क्या होता है, एम फेज का मतलब है डिवाइडिंग फेज। सो इंटरफेस मैंने क्या बताया था, प्रिपरेटरी फेज, यहाँ पर एक्चुअल प्रिपरेशन होती है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। एम फेज इज डिवाइडिंग फेज, जहाँ पर एक्चुअल डिवीजन होनी है, जहाँ पर सेल ने एक्चुअली में डिवाइड होना है, दैट इज एम फेज विच इज द डिवाइडिंग फेज।
नाउ एम फेज क्या होता है, यूजुअली जो बुक्स में है वो क्या है, एम फेज इज माइटोसिस फेज, बट एम फेज क्या है, माइटोसिस भी हो सकता है और मायोसिस भी हो सकता है। तो एम फेज माइटोसिस है या फिर मायोसिस है, वो डिपेंड करता है कि सेल टाइप क्या है। सपोज जो ह्यूमन के सेल्स हैं, सो ह्यूमन के जो सोमेटिक सेल्स हैं, जो कि हमारे बॉडी टाइप सेल्स हैं, चाहे वो स्किन सेल्स हैं, गट सेल्स हैं, वो क्या है, वो डिवाइड होते हैं माइटोसिस के थ्रू। वेयर एज एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारे जर्म सेल्स हैं, मीन्स जो गैमीट सेल्स हैं, दैट इज ओवरीज में ओवा और टेस्टिस में स्पर्म्स, ये क्या है, हमारे गैमीट सेल्स हैं, ये डिवाइड होते हैं मायोसिस के थ्रू। तो ये डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है। तो एम फेज माइटोसिस भी हो सकता है और मायोसिस भी हो सकता है। इस वीडियो में हम माइटोसिस को कवर करेंगे। तो एम फेज क्या है, एक्चुअली डिवाइडिंग फेज है, जहां पर एक्चुअल में डिवाइड करना है सेल ने। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर है और उसने खेलना है, राइट। सो गेम खेलने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए वो पहले क्या करता है, बहुत ज़्यादा तैयारी करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को। लेकिन अगर सपोज रेस लगा रहा है कोई स्पोर्ट्स प्लेयर, सो रेस कितने मिनट की होगी, हार्डली 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की। लेकिन उसके पीछे रेस के लिए तैयारी जो स्पोर्ट्स प्लेयर ने की थी वो बहुत ज़्यादा की थी, मे बी 2 ईयर्स 3 ईयर्स उसने प्रिपेयर किया था, राइट। इसी तरह से इंटरफेस जो कि सेल का प्रिपरेटरी फेज है, वो 95% होता है। मीन्स जो सेल ने तैयारी करनी है वो ज़्यादा टाइम करनी है। ये जो पूरा फेस है 95%, ये सेल का इंटरफेस है, इसमें सेल ने प्रिपेयर किया है अपने आप को। जो माइटोटिक फेस है या फिर एम फेस है, ये क्या है, जस्ट 5%। जो एक्चुअल डिवीजन है वो जस्ट 5% में हो गई। अगर हम ह्यूमन सेल्स का एग्जांपल लें तो ह्यूमन सेल्स एवरी 24 आवर्स डिवाइड करते हैं, मतलब 24 आवर में एक बार डिवाइड कर लेते हैं। मोस्टली जो सेल्स है, कई सेल्स ऐसे भी हैं जो ज़्यादा जल्दी भी कर लेते हैं ह्यूमन में, लेकिन मोस्टली जो सेल्स है वो 24 आवर में डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स एवरी 24 आवर वो डिवाइड होते हैं। और एवरी 24 आवर में जो एम फेज है, डिवाइडिंग फेज, वो जस्ट मुश्किल से 1 घंटे का होता है, एन आवर। 1 घंटे में ही जो एक्चुअल डिवीजन है वो हो जाती है। बाकी का जो टाइम है, मीन्स 24 आवर में से जो 23 आवर्स हैं, वो किस में लगे, सिर्फ तैयारी में, इंटरफेस में। सो जो प्रिपरेटरी फेस है उसमें मोस्टली टाइम लगता है, प्रिपरेशन में टाइम लगता है। जो एक्चुअल डिवीजन है, जैसे कि मैंने रेस का एग्जांपल दिया, रेस की तैयारी करने में के लिए बहुत टाइम लगा, 2 साल लगे, 3 साल लगे, तभी उसने अपने आप को कैपेबल बनाया रेस में पार्टिसिपेट लेने के लिए, राइट। लेकिन रेस कितने की हुई, 10 या 15 मिनट में ख़त्म हो गई, जिससे रिजल्ट पता लग गया। इसी तरह से सेल भी जब डिवाइड होता है तो इंटरफेस में उसको, प्रिपरेटरी फेस में उसको 23 आवर्स लगते हैं। वेयर एज जो एम फेस है, डिवाइडिंग फेस, उसमें जस्ट उसने 1 घंटे में ही डिवाइड वो हो गया। तो इंटरफेस 95% कवर कर रहा है, वेयर एज एम फेस जो रिमेनिंग 5% है। तो इंटरफेस क्या होता है, प्रिपरेटरी फेस, और एम फेस क्या होता है, एक्चुअल डिवाइडिंग फेस। सो अभी हमने 2 फेजेस डिस्कस किए सेल साइकिल के। द 1 फेस इज इंटरफेस। इंटरफेस और क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज, राइट। सो जिसमें सेल प्रिपेयर करता है, अपने आप को तैयार करता है किसके लिए, डिवाइड होने के लिए। और दूसरा फेज कौन सा होता है, एम फेज, जो कि माइटोसिस फेज भी हो सकता है, मायोसिस फेज भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप। तो जो एम फेज है उसमें एक्चुअल डिवीजन होती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस, विच इज़ द प्रिपरेटरी फेज। सो अभी हम इंटरफेस को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एम फेज पर जाएंगे। सो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं। अब इतना यूज़ नहीं होता रेस्टिंग फेज, पहले इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते थे। सो इंटरफेस इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ न्यूली फॉर्म सेल एंड इट्स न्यूक्लियस। नाउ इंटरफेस क्या है, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है या फिर सीरीज ऑफ चेंजेस हैं जो कि एक न्यूली फॉर्म सेल में होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि जब भी एक न्यूली फॉर्म सेल, जब भी कोई नया सेल बनता है तो वो किस में एंटर होता है, इंटरफेस में फर्स्ट, एंड देन वो अगेन माइटोसिस फेज में, एंड देन इंटरफेस में। सो ये क्या है, सीरीज ऑफ चेंजेस है जो कि किस में होते हैं, दैट टेक्स प्लेस इन अ न्यूली फॉर्म्ड सेल एंड इट्स न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस में भी, बिफोर इट बिकम्स कैपेबल ऑफ डिवीजन अगेन। सो डिवाइड होने से पहले, सपोज ये एक नया सेल है,
सो ये डिवाइड होने से पहले ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, लेकिन इससे पहले इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस किस फेज में आएंगे, इंटरफेस में। ओके, सो इंटरफेस क्या है, एक न्यूली फॉर्म सेल में चेंजेस आते हैं, उसके न्यूक्लियस में भी चेंजेस आते हैं बिफोर इट इज कैपेबल ऑफ डिवीजन अगेन। सो डिवीजन, दोबारा डिवीजन के लिए उससे पहले उसमें कुछ चेंजेस आने हैं, उसने सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करना है बेसिकली फॉर डिवीजन और फॉर डिवाइडिंग पर्पस, राइट। द इंटरफेस सेल इज मेटाबॉलिकली क्वाइट एक्टिव। जो इंटरफेज में जब सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, काफ़ी एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। एक्चुअल एनर्जी जो चाहिए डिवाइडिंग फेज में, एक्चुअल डिवीजन में, एम फेज के दौरान जो एनर्जी चाहिए, जो सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, उसको प्रिपेयर कर रहा है। एक्चुअली में जो डिवाइड होना है सेल ने, उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, कुछ ऑर्गेनेल्स को रेप्लिकेट कर रहा है, मीन्स कॉपी कर रहा है, डबल बना रहा है, ताकि वो 2 सेल्स में डिवाइड हो सके। तो इसलिए इंटरफेस में जो सेल है वो मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव रहता है। तो ये एक सेल साइकिल है। सो अगर मैंने बताया था जो ह्यूमन सेल्स हैं, हम ह्यूमन सेल की बात करेंगे, तो ह्यूमन सेल ऑन एवरेज 24 आवर में डिवाइड हो जाता है। तो अगर 24 आवर में हम बात करते हैं और उसको हम अब डिफरेंट फेजेस में अगर हम डिवाइड करें 24 आवर्स को, तो ये यहाँ से लेकर ये इतना, ये सारा क्या है, इंटरफेस, यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्या है, इंटरफेस है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो इंटरफेस है, मीन्स जो प्रिपरेटरी फेज है, वो ज़्यादा टाइम लेता है। जो एम फेज है, एक्चुअल में जो ये वाला एम फेज है इतना, चाहे वो माइटोसिस हो या मेयोसिस, तो एम फेज जो है सिर्फ 1 घंटा उसमें लगता है, ओनली 1 आवर। तो एम फेज जस्ट 1 आवर लेता है, और बाकी के जो 23 आवर्स है वो कौन लेता है, ये लेता है इंटरफेस। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इंटरफेस है, और ये लेता है टोटल 23 आवर्स, ऑलमोस्ट 23 आवर्स लेता है। मतलब ये कितना है, 95%, और जो बचा 5% है वो ओनली एम फेज होता है, दैट इज अ एम फेज, जो कि सिर्फ 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। सो जो एक्चुअल डिवाइड होना है सेल ने वो 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो प्रिपेयर होता है डिवीजन से पहले सेल, वो 23 आवर्स लगते हैं ऑलमोस्ट, या फिर 95% सेल साइकिल का वो अकॉम्पनी करता है। तो जो इंटरफेज है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 फेज में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सो ये इंटरफेज के फेजेस हैं फर्दर, G1, S और G2। अब जो G1 फेज है वो सबसे लॉन्ग फेज है, जो ऑलमोस्ट 10 आवर्स लेता है। देन S फेज 9 आवर्स लेता है, एंड G2 फेज 4 आवर्स लेता है। और M फेज तो हमें पता ही है वो अलग है, वो जस्ट 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। तो ये है इंटरफेस। इंटरफेस के जो 3 फेजेस हैं, फर्दर 3 स्टेजेस हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो फर्स्ट आता है G1 फेज। G1 का मतलब है गैप या फिर ग्रोथ, गैप 1 या फिर ग्रोथ 1 फेज भी कहते हैं इसको। तो गैप का मतलब है कि हाँ, गैप भी बोल सकते हैं, लाइक एक्चुअल डिवीजन के बाद जो सेल है वो थोड़ा गैप ले रहा है, राइट, या फिर ग्रोथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल इसमें ग्रो होता है, साइज में भी, वॉल्यूम में भी। तो G1 फेज में हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली सेल में। फर्स्ट आता है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। नाउ सेल पूरे इंटरफेस में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, G1 फेज में भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, एंड ग्रोज कंटिन्यूसली, ग्रो होता है कंटिन्यूसली इसमें सेल, साइज में भी ग्रो होता है, साइज का ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, वॉल्यूम में भी ग्रो होता है, एंड इसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती हैं, और भी जो हिस्टोन्स हैं उनके लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो यहाँ पर G1 फेज में होती है। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे सेल ने एक्चुअली डिवाइड होना है, जिसके लिए उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीज इन नंबर। अब G1 फेज में एक और चीज़ होती है कि जो सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नंबर में इंक्रीज होते हैं। नंबर में इंक्रीज मतलब वो भी रेप्लिकेट होते हैं, उनकी भी कॉपी बन जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था, मैंने बुक का एग्जांपल देके बताया था कि एक बुक को मैं एज इट इज़ 2 में डिवाइड नहीं कर सकती, मुझे उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, उसका नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो आगे 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगी। इसी तरह से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स G1 फेज में, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स G1 फेज में नंबर में इंक्रीज हो जाती हैं और वो रेप्लिकेट हो जाती है, ताकि वो जो 2
नए सेल्स आएंगे, न्यू डॉटर सेल्स आएंगे, उनमें वो इक्वली डिवाइड हो सके। नेक्स्ट इज एस फेज। नाउ एस फेज से पहले G1 फेज के बाद, अब ये था G1 फेज, दिस इज द G1 फेज, ग्रोथ फेज और गैप फेज, राइट। इसमें जो सेल है वो वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया, साइज में इंक्रीज हो गया, उसके सेल ऑर्गेनेल्स नंबर में इंक्रीज हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। अब इसके बाद सेल के पास ऑप्शन है, या तो सेल आगे सेल साइकिल में कंटिन्यू हो सकता है एस फेज में, देन G2 फेज में और देन M फेज में। अदरवाइज कुछ सेल क्या होते हैं जो डिवाइड नहीं होते, ऐसा एक्सेप्शंस हैं ह्यूमन सेल्स में भी, जैसे कि न्यूरॉन्स। तो हमारे नर्व सेल्स हैं वो बर्थ के बाद डिवाइड नहीं होते, उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो डिवाइड नहीं हो सकते। तो सेंट्रोसोम इसेंशियल है डिवीजन के लिए, सेल साइकिल के लिए, इसलिए वो डिवाइड नहीं हो सकते। न्यूरॉन्स भी सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करते G1 फेज के बाद। और कुछ हार्ट सेल्स हैं लाइक कार्डियल, जो मायोसाइट्स हैं, कार्डियक मसल सेल्स, वो भी डिवाइड नहीं होते। तो G1 फेज के बाद कुछ सेल्स क्या करते हैं, G नोड फेज में चले जाते हैं। सो जो G नोड स्टेज है उसमें जो सेल सेंटर होते हैं उसको क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं या फिर क्वेसेंट फेज। तो यहाँ पर सेल्स जब एंटर हो जाते हैं G नोड में तो वो क्वाइट बैठ जाते हैं, वहाँ पर चुपचाप बैठ जाते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने के बाद कुछ सेल्स G नोड में एंटर हो जाएंगे जो सेल्स डिवाइड नहीं करते या फिर जिनको अभी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सेल्स G नोड में चले जाएंगे और वो फर्दर सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक्सेप्शंस मैंने बता दिए, जैसे कि हमारे नर्व सेल्स, हार्ट सेल्स, ये G नोड में एंटर हो जाते हैं और देन फर्दर सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करते और डिवाइड नहीं होते। तो दिस इज अबाउट द G1 फेज। गैप 1 फेज या फिर ग्रोथ 1 फेज, जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, साइज में ग्रो होता है, प्लस प्रोटीन सिंथेसिस होती है, कुछ ऑर्गेनेल्स जो हैं G1 में रेप्लिकेट होती हैं और अपने या फिर नंबर में इंक्रीज होती हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फेज दैट इज एस फेज और सिंथेसिस फेज। सो एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज। नाउ इसमें क्या सिंथेसिस होता है, क्या सिंथेसाइज होता है इसमें डीएनए सिंथेसिस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डीएनए सिंथेसिस या फिर डीएनए रेप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सेल में, सपोज ये एक सेल है और ये इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें ये डीएनए है, राइट। तो इसमें एक डीएनए है। अभी अगर एक डीएनए हमने न्यू डॉटर सेल्स को देने हैं तो एक से क्योंकि दो डॉटर सेल्स बन रही हैं तो हम एक डीएनए तो दोनों को इक्वली नहीं दे सकते, तो हमें डीएनए की कॉपी बनानी होगी, मींस डीएनए को रेप्लिकेट करना होगा। ओके, सो डीएनए की जो रेप्लिकेशन है या फिर डीएनए की जो सिंथेसिस है वो किस में होती है, एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। इस फेज में जो डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। कैसे, सपोज ये हमारे क्रोमोसोम है, सो सपोज ये हमारा क्रोमोसोम है, राइट। सो इस तरह से क्रोमोसोम होता है और सेंटर में क्या होता है, ये हमारा सेंट्रोमेयर। तो ये सेंट्रोमेयर से अटैच होता है क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम के अंदर ये हमारा डीएनए है। फाइन, तो ये डीएनए अभी क्या है, ये सिंगल डीएनए है, इसको हमने रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट इसलिए करना है ताकि जो नेक्स्ट डॉटर सेल्स हैं उनमें वो इक्वली डिवाइड हो सके। अगर हमने नेक्स्ट डॉटर सेल्स को डीएनए प्रोवाइड करना है तो हमें डीएनए को रेप्लिकेट करना होगा, जैसे कि हमने दूसरे ऑर्गेनेल्स को किया है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन इसी फेज में होता है, एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। नाउ यहाँ पर क्या होगा, एक और सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हो जाएगा सेंट्रोमियर से ही, जो और ये क्रोमोसोम बना है, एक और आर्म बनी है क्रोमोसोम की, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो अब डीएनए ने क्या हो जाना है, यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाना है, मींस डीएनए की कॉपी यहाँ पर बन जाएगी सिस्टर क्रोमेटिड में। सो डीएनए की कॉपी कैसे बनती है, जैसे कि ये एक डीएनए था पहले, तो ये एज ए टेम्पलेट सर्व करता है। सो ये टेम्पलेट को देखकर दूसरा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी डीएनए ऐसे बन जाता है। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, हमारा सेंट्रोमेयर तो सिंगल है, इट मीन्स कि क्रोमोसोम भी ये हमारा सिंगल ही रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होगा, जितने क्रोमोसोम है उतने ही रहेंगे, लेकिन जो डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, मीन्स डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, उसकी कॉपी बन जाएगी।
तो ये इस तरह से होता है। तो डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन हमारा एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज में होता है। और क्या होता है, सेंट्रोजोम रेप्लिकेशन, प्लस इसमें सेंट्रोजोम की भी रेप्लिकेशन होती है। सो सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम भी एक सेल ऑर्गेनील होता है। सेंट्रोजोम बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन में, अगर सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगी। तो सेंट्रोजोम इस तरह की ऑर्गेनील्स होती है जिसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे 90 डिग्री पर, सेंट्रियोल्स। सो ये जो सेंट्रोजोम है ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब सेल रेप्लिकेट होता है मीन्स एस फेज में क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल है ये भी इसी तरह से इसकी भी एक कॉपी बन जाती है। सो इसकी भी कॉपी बन जाती है और ये एक सेंट्रियोल, एक जो सेंट्रोजोम है ये एक पोल पर चल जाता है सेल के, और जो दूसरा सेंट्रोजोम है वो दूसरे पोल पर चल जाता है सेल के। तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है कि एक सेल के पास एक सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, दूसरे सेल के पास दूसरा सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। प्लस सेंट्रोजोम के थ्रू क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बनती है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस फेज में जो मेन थिंग है वो क्या है, डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाना, डीएनए की कॉपी बन जाना, और सेंट्रोजोम की भी रेप्लिकेशन मतलब सेंट्रोजोम की भी कॉपी बन जाना। सो द अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। अब अमाउंट क्या हो जाएगा डीएनए का, अगर डीएनए की एक और कॉपी बन गई तो डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया। इट मीन्स अगर एस फेज से पहले सेल के पास डीएनए कितना था, 2C, C मतलब कंटेंट। तो हम डिप्लॉयड सेल की बात करें, डिप्लॉयड सेल में जो डीएनए कंटेंट होता है वो कितना होता है, 2C। और एस फेज के बाद अब जो डीएनए कंटेंट क्या होगा, डबल, दैट इज 4C। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि एस फेज में, सिंथेसिस फेज में जो डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। नाउ द क्रोमोसोम रेप्लिकेट, क्रोमोसोम ने क्या किया, रेप्लिकेट कर लिया। मतलब क्रोमोसोम, अगर ये सिंगल क्रोमोसोम है तो इसकी एक सिस्टर आर्म बन जाएगी, दैट इज सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब क्रोमोसोम की भी कॉपी हो गई, लेकिन सेंट्रोमेयर सेंटर में एक ही रहेगा। इट मीन्स क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, ओनली अमाउंट जो है डीएनए का वो डबल हुआ है। फॉर्मिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए, तो डीएनए की 2 आइडेंटिकल कॉपीज बन जाएगी, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं इंक्रीज हुआ। मतलब डीएनए का सिर्फ अमाउंट इंक्रीज हुआ है। डीएनए का अमाउंट पहले 2C था, अब 4C हो गया, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पहले भी 2N था। डिप्लॉयड सेल्स की हम बात कर रहे हैं, पहले भी 2N था और एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर 2N ही रहेगा, राइट। 46 था पहले भी और एस फेज के बाद भी 46 ही रहेगा। नेक्स्ट फेज हमारा आता है G2 फेज। सो एस फेज हमारा हो गया, G1 फेज हो गया, एस फेज हो गया, अब आता है G2 फेज। G2 फेज क्या है, गैप 2 और ग्रोथ 2 फेज, G1 की तरह ही। G2 और G1 ऑलमोस्ट सिमिलर फेज है। इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, जो फर्दर प्रोटीन्स की ज़रूरत है उसका सिंथेसिस होगा। सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, जो सेल ग्रोथ अब जितनी रह गई थी वो और ज़्यादा विग्रस हो जाएगी, सेल ग्रोथ और कंटिन्यू होगी, ताकि जो एक्चुअल माइटोसिस फेज है, एम फेज है, उसमें डिवीजन हो सके। और जो बचे कुछ ऑर्गेनिल्स हैं वो रेप्लिकेट होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इस फेज में रेप्लिकेट होगा। तो ये है हमारा G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। सो दिस इज द एक्चुअल इंटरफेज। सो इसको इंटरफेज कहते हैं, और इंटरफेज में ही सेल का मोस्ट टाइम लगता है। जो एक्चुअल एम फेज है, डिवाइडिंग फेज, उसमें सिर्फ 1 आवर लगता है ह्यूमन सेल्स में। तो दिस इज अबाउट द इंटरफेस। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, अभी तक हमने जस्ट इंटरफेस डिस्कस किया है। इंटरफेस में क्या थे, 3 फेजेस थे, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। इंटरफेस क्या है, सो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इंटरफेस है। तो मोस्टली जो 95% है सेल साइकिल का वो इंटरफेस होता है। इंटरफेस एम फेज से पहले आता है, मतलब इसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने से पहले। तो एम फेज माइटोसिस या मायोसिस कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप। अब डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप का मतलब है कि माइटोसिस जो है वो किस में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, जो कि हमारे बॉडी सेल्स हैं। जितने भी बॉडी सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स हैं। सोमा मीन्स बॉडी। तो जो सोमेटिक सेल्स में सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। मायोसिस किस में होता है, मायोसिस ओनली ह्यूमंस में जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स मीन्स जो गैमीट्स हैं हमारे, दैट इज ओवा एंड स्पर्म, सिर्फ उनमें होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मायोसिस होता है, वेयर एज माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है जो कि सोमेटिक सेल्स में होता है। सो हमने पढ़ लिया है दैट G1 फेज में फर्स्ट
जो भी न्यूली डेवलप्ड सेल होगा वो G1 फेज में एंटर होगा। G1 फेज में वो अपना साइज इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर रेप्लिकेट होंगे। अगर सेल को डिवाइड नहीं होना, जैसे कि हमारा नर्व सेल था, तो वो G1 से एग्जिट होकर कहाँ चल जाता है, G नोड फेज में, विच इज़ द क्विसेंट स्टेज, जहाँ पर जो सेल है वो क्वाइट बैठा रहता है, चुपचाप रेस्ट करता है यहाँ पर G नोड फेज में। जैसे कि नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स क्या है, वो पूरी लाइफ के लिए, जितनी भी आफ्टर बर्थ पूरी लाइफ के लिए वो G नोड फेज में ही रहते हैं। हार्ट सेल्स जो है हमारे, वो भी G नोड फेज में रहते हैं। बाकी जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो G1 से देन S फेज में। S फेज हमारा सिंथेसिस फेज है, जिसमें एक्चुअल जो DNA रेप्लिकेशन होती है प्लस जो सेंट्रोजोम रेप्लिकेशन है वो S फेज में होती है। फाइन। अब S फेज के बाद G2 फेज। G2 फेज इज ग्रोथ 2 या फिर गैप 2 फेज। G2 फेज में देन फर्दर ग्रो होता है, साइज, प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स रिमेनिंग रह गई है वो रेप्लिकेट होती हैं। S फेज जो सिंथेसिस फेज है वो मेन फेज है, जिसमें DNA की रेप्लिकेशन होती है, ये याद रखने वाली बात है। S फेज में जो अमाउंट ऑफ DNA है वो डबल हो जाता है, 2C से 4C हो जाता है। नाउ इंटरफेज के बाद सेल कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो ये सपोज सेल है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये सेल है, ये इसमें न्यूक्लियस है। तो अब क्या हुआ है कि जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट हो गए हैं। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन का मतलब है क्रोमोसोम की एक कॉपी बन गई है, लेकिन उनका नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, नंबर उतना ही है, बस अमाउंट उनका डबल हो गया। क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हुआ मतलब जो क्रोमोसोम के अंदर DNA है उसका अमाउंट डबल हो गया है। सो सपोज ये हमारा क्रोमोसोम है, राइट। सो क्रोमोसोम कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, लूजली फॉर्म में, यहाँ पर ये कंडेंस नहीं है। इंटरफेस के बाद अभी जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस नहीं हुए, इस तरह से लूज प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से थ्रेड टाइप प्रेजेंट होते हैं, अभी ये कंडेंस नहीं हुए हैं। तो ये जस्ट मैं आपको ड्रॉ इसलिए करी हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि किस तरह से दिखते होंगे। तो ये जो हमारा पहले क्रोमोसोम था, अब इंटरफेस के बाद G1 फेज के बाद S फेज के बाद सिंथेसिस या फिर DNA सिंथेसिस, DNA रेप्लिकेशन के बाद कैसा दिखेगा क्रोमोसोम, तो इसकी एक जो सिस्टर आर्म बन जाएगी। सिस्टर आर्म मतलब कि ये रेप्लिकेट हो गया, इसकी एक कॉपी बन गई है, तो ये है इसकी सिस्टर आर्म क्रोमोसोम की, जिसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो सेंटर में जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर एक ही है, इट मीन्स ये क्रोमोसोम एक ही है, ये दो क्रोमोसोम नहीं है। तो जो यहाँ पर DNA प्रेजेंट था, सपोज ये DNA प्रेजेंट है, अब इसकी एक यहाँ पर कॉपी बन गई है, राइट। तो इस तरह से कुछ प्रेजेंट होगा इंटरफेस के बाद क्रोमोसोम। जबकि जो S फेज है उसके बाद ही क्रोमोसोम की रेप्लिकेट हो गए हैं, उसकी कॉपी बन गई है, यहाँ पर DNA की कॉपी बन गई है, अमाउंट डबल हो गया है, 2C से 4C हो गया है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है, बिकॉज सेंट्रोमियर एक ही है, उसी से अटैच है सिस्टर क्रोमेटिड। तो जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम, तो मतलब अगर 2N है डिप्लॉयड में, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है ह्यूमन सेल में डिप्लॉयड में ही माइटोसिस होता है ओनली, तो 2N के बाद जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2N ही रहेंगे इंटरफेस के बाद भी। जबकि जो पूरा इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस, उसके बाद भी 2N अगर डिप्लॉयड क्रोमोसोम है तो डिप्लॉयड ही रहता है एंड में, अगर माइटोसिस की बात की जाए। सो इंटरफेस के बाद 2N है तो 2N ही रहेगा। अगर यहाँ पे मायोसिस होता तो रिडक्शनल डिवीजन, तो 2N से N हो जाता, वो अलग हम पढ़ेंगे, इसमें हम जस्ट माइटोसिस पर फोकस करेंगे। तो 2N अगर डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा एट द एंड ऑफ इंटरफेस। नाउ जो S फेज के बाद जो सेंट्रियोल है वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा, मतलब टू सेंट्रियोल, उसकी एक कॉपी बन जाएगी। फाइन। तो ये कुछ कंडीशन होगी इंटरफेस के बाद सेल की, बट ये इतना क्लियरली अभी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, इस तरह से लूजली प्रेजेंट होगा, कंडेंस अभी नहीं हुआ। नाउ अब पढ़ते हैं हम M फेज, दैट इज माइटोसिस फेज। तो माइटोसिस फेज क्या होता है? माइटोसिस का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था, थ्रेड, ग्रीक में इसका मतलब होता है थ्रेड या फिब्रिल, और ये इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल मतलब इक्वल डिवीजन। अब ये इक्वल डिवीजन क्यों है? इसलिए है बिकॉज सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम। माइटोसिस में क्या होता है, सपोज ये
सेल है इंटरफेस के बाद, और ये क्या है, डिप्लॉयड सेल है, मतलब इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n है, 46 है। अब माइटोसिस के बाद, डिवीजन के बाद, ये जो सेल है कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2 में। तो ये क्या है, हमारा पेरेंट सेल है, और ये हमारे क्या है, डॉटर सेल्स है। तो डॉटर सेल में अगर पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल में भी 2n ही होगा, दोनों में 2n क्रोमोसोम नंबर होगा, राइट। तो डिप्लॉयड अगर क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम है पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल में भी डिप्लॉयड ही होगा। इसकी एक कॉपी बन जाती है, तो कॉपी एक इसमें आ गई और एक जो है डॉटर सेल में चली गई, तो दोनों कॉपी एक एक डिवाइड हो जाती है इक्वली। तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मीन्स इक्वल का मतलब है कि जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब इसकी कॉपी बनने के बाद जो डॉटर सेल है उसमें इक्वली डिवाइड हो जाते हैं क्रोमोसोम। अगर पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल में भी 2n ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल में n है, नो, तो इक्वली डिवाइड होगा, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल मीन्स डॉटर सेल इज द सेम होता है। नाउ ये क्या है, फाइनल फेज है सेल साइकिल का। फाइनल फेज क्यों है, क्योंकि फर्स्ट हमने स्टार्ट किससे किया था, G1 फेज से, G1 देन S देन G2, और फिर आता है ये हमारा, ये जो रेड कलर से मैंने ये इतना दिखाया है, ये क्या है, माइटोसिस, M फेज। तो ये क्या है, फाइनल फेज है इतना, दिस इज M फेज। और M फेज में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, माइटोसिस। तो ये क्या है, माइटोसिस फेज है, और ये फाइनल फेज है। लास्ट फाइनली क्या होता है, सेल पहले प्रिपेयर होना स्टार्ट होता है G1 से G2 तक प्रिपेयर होता है, दैट इज इंटरफेस, और M फेज में सेल एक्चुअली में डिवाइड हो जाता है। सो ये क्या है, लास्ट फेज है सेल साइकिल का। प्लस ये किस में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स मीन्स जो हमारे बॉडी सेल्स हैं उसमें ये होता है। एक्सेप्शन क्या है, जर्म सेल्स मीन्स गैमेट्स, उसमें मायोसिस होता है, ओनली वही सेल्स है। बाकी जो हमारे सभी बॉडी के सेल्स है उसमें माइटोसिस होता है, और कुछ सेल्स मैंने बता दिए वो डिवाइड होते ही नहीं है बर्थ के बाद। नाउ माइटोसिस को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब ये क्या था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि इंटरफेस के बाद M फेज, दैट इज माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि जो पेरेंट सेल में नंबर होगा क्रोमोसोम का वही डॉटर सेल्स में होगा, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में होगा। ऐसे नहीं होगा कि पेरेंट में अगर 2n है तो उसका हाफ डॉटर में जाएगा, अगर हाफ जाएगा तो वो होगा रिडक्शनल डिवीजन, वो क्या है, मायोसिस। इसमें क्या होता है, इक्वली जाता है, जितना पेरेंट में है 2n है तो इक्वली ही डॉटर सेल में जाएगा, 2n ही जाएगा, फाइन। तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। नाउ माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस देन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा है साइटोकाइनेसिस। बहुत ही ईजी है, आसान, ध्यान से सुने बस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। साइटोकाइनेसिस में सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है। अब ये कैसे होता है, सपोज ये अगर एक सेल है, राइट, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और ये साइड में क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, राइट। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम, तो न्यूक्लियस में ये जीनोम प्रेजेंट है ना, जेनेटिक मटेरियल। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। सो पहले क्या होता है सेल में, पहले सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो ये जैसे ये सेल है तो इसमें फर्स्ट क्या होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा इस तरह से। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस ये डिवाइड हो जाएगा बीच में, फाइन। तो एक कॉपी यहाँ चल जाएगी क्रोमोसोम की, एक कॉपी यहाँ चल जाएगी क्रोमोसोम की। उसके बाद ये हो गया न्यूक्लियर डिवीजन। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 2 सेल में बंटने के लिए न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होना है, मतलब फुल जो सेल है उसने भी डिवाइड होना है। तो साइटोप्लाज्म किस तरह से डिवाइड होता है, ये जो सेल है, ये सेल है और ये सेल का ये आसपास में साइटोप्लाज्म है। तो ये बीच में पहले फ्यूरो बनता है एक, मतलब यहाँ से डीप होता जाता है सेल इस तरह से, और ये अल्टीमेटली क्या होता है कि ये इस तरह से सेल डिवाइड हो जाता है, ये इसका न्यूक्लियस।
तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है, मीन्स कंप्लीट जो सेल है वो कब डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस में। तो ये इस तरह से होता है। ये है एम फेज। एम फेज स्टार्ट होता है यहाँ से प्रोफेज से, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, और देन ये टीलोफेज। यहाँ तक ये क्या है, ये है कैरियोकाइनेसिस। और ये कैरियोकाइनेसिस के बाद ये क्या है, साइटोकाइनेसिस। तो लास्ट माइटोसिस में मीन्स एम फेज में भी लास्ट स्टेज क्या है, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अगर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब क्या डिवाइड हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। इट मीन्स जो ये डॉटर क्रोमोसोम बने हैं, ये अगर एक क्रोमोसोम था तो इसका डॉटर क्रोमोसोम बन गया, सिस्टर क्रोमेटिड, तो ये भी डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से। तो ये एक सेल में चल जाता है, ये एक सेल में चल जाता है। तो सेपरेशन किसकी हो जाती है, डॉटर क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाती है। जो एक कॉपी है वो एक सेल में चली जाती है एंड दूसरा दूसरे सेल में चल जाता है, एंड अल्टीमेटली दो सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है कैरियोकाइनेसिस में। नाउ साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन। इसमें जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो डिवाइड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था कि पहले जो सेल है उसमें एक डी फ्यूरो बनता है, फ्यूरो के बाद जो सेल है वो इस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो सेल साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस में डिवाइड होता है, एंड अल्टीमेटली दोनों सेल कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। नाउ कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है फॉर लाइक इजी पर्पस, ताकि आपको समझ आ जाए, इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो कैरियोकाइनेसिस 4 में डिवाइड है। नाउ जो माइटोसिस है वो क्या है, डायरेक्ट डिवीजन है या इनडायरेक्ट है। माइटोसिस इनडायरेक्ट डिवीजन है। इनडायरेक्ट डिवीजन, डायरेक्ट का क्या मतलब है, डायरेक्ट मतलब ये एक सेल है और ये सेल 2 में डिवाइड हो गया इस तरह से, तो ये डायरेक्टली हो गया। ऐसे तो नहीं होता माइटोसिस में, या मायोसिस में भी इस तरह से नहीं होता। बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, तो हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं, राइट। G1 पढ़ा, S पढ़ा, G2 पढ़ा, देन अब जो एम फेज के जो स्टेजेस हैं वो भी पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली तो नहीं होता, बहुत सारे स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन है, चाहे वो माइटोसिस है चाहे मायोसिस है। तो कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। इसको आप याद कर सकते हैं इस तरह से, PMAT मतलब पी मैट से आप इसको याद कर सकते हैं। P का मतलब होता है प्रो फेज, प्रो मीन्स फर्स्ट फेज कैरियोकाइनेसिस का, प्रो फेज, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इसको अब हम स्टडी करेंगे, बहुत ही इजी है, आसानी से समझ आ जाए। नाउ प्रोफेज क्या है, कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज है। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, तो प्रोफेज मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। सो माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज है, कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज फॉलोज द S and G2 फेज ऑफ इंटरफेज। नाउ हमें पता है पहले G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज, और फिर आता है माइटोसिस फेज, M फेज। तो M फेज में फर्स्ट कौन सा आता है, प्रोफेज। तो प्रोफेज किसको फॉलो करता है, S और G2 फेज को, राइट। सो इन द S and G2 phases the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined। अब S और G2 फेज के बाद मतलब इंटरफेज के बाद जो न्यू DNA मॉलिक्यूल बने थे, मीन्स जो क्रोमोसोम है जो रेप्लिकेट हुआ था, DNA जो रेप्लिकेट हुआ था वो कैसा था, इंटरवाइंड था। इंटरवाइंड मतलब वो इस तरह से उलझा हुआ था, अच्छे से वो माइक्रोस्कोप में दिख नहीं रहा था, डिस्टिंक्ट नहीं था, क्लियरली नहीं दिख रहा था कि ये क्रोमोसोम है, क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही थी। तो S और G2 फेज के बाद जो न्यू DNA मॉलिक्यूल बनता है, मतलब कि जो रेप्लिकेट हुआ है DNA जिसकी कॉपी बनी है, तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, इंटरवाइंड होता है, मतलब एंटेंगल्ड होता है, उलझा हुआ होता है, लूजली प्रेजेंट होता है, क्लियरली प्रेजेंट नहीं होता। तो अब प्रो फेज में क्या होगा, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब कि जो DNA है, क्रोमोसोम है, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, उनकी कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कंडेंस का मतलब है कि वो जो क्रोमोसोम यहाँ पर लूजली प्रेजेंट थे, एंटेंगल मतलब उलझे हुए प्रेजेंट थे, एक तो वो डिटैंगल होने स्टार्ट हो जाएंगे, अब वो सुलझ जाएंगे, दिखाई देने लग जाएंगे, प्लस वो कंडेंस हो जाएंगे, मीन्स थिक हो जाएंगे,
कंडेंस, थिक, या फिर आप बोल सकते हैं और ज़्यादा डेंस वो दिखाई देने लग जाते हैं। थ्रेड जैसे नहीं दिखाई देते, अब वो क्लियरली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप होने लग जाते हैं। मतलब प्रोफेज दो में डिवाइड है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। सो ये है अर्ली प्रोफेज एंड दिस इज लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज पे जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, मींस जो क्रोमेटिन्स हैं, वो इस तरह से दिखाई देते हैं। लेट प्रोफेज में इस तरह से दिखाई देते हैं। तो अर्ली प्रोफेज का मतलब है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल जो कि S और G2 फेज के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, एंटेंगल सा, उलझा हुआ, लूजली प्रेजेंट था, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्लियर पिक्चर जो क्रोमोसोम की होती है वो हमें नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन प्रोफेज के स्टार्ट होते ही जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये हमारे ये क्रोमोसोमल मटेरियल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी भी ये थ्रेड लाइक ही प्रेजेंट है, लेकिन कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है। मतलब पहले जो इस तरह से था प्रेजेंट, कुछ एंटेंगल सा प्रेजेंट था, अब वो दिखने लग गया है इस तरह से, राइट। तो इस तरह से अर्ली प्रोफेज में दिखने लग गया है कि ये एक क्रोमोसोम की आर्म है, ये दूसरे क्रोमोसोम की आर्म है, मतलब उसी क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड आर्म है। मतलब ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो जो ये है ओरिजिनल और ये इसकी कॉपी, और ये अटैच यहाँ पर सेंट्रोमियर से है। सो अर्ली प्रोफेज में एक क्लियर पिक्चर दिखाई देने लग जाती है। इसको कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल या फिर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो क्रोमोसोम यहाँ पर थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोफेज के स्टार्ट होने पर। मतलब वो क्लियरली दिखाई देने हमें लग जाते हैं अंडर माइक्रोस्कोप कि ये क्रोमोसोम्स हैं। ये दो सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ पर अटैच है, सेंट्रोमियर पर अटैच है, ये हमें दिखने लग जाता है। एंड क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल। और ये क्या अनटेंगल, मतलब पहले जो उलझे हुए थे ऐसे लाइक एक थ्रेड गुच्छा बना हुआ था, अब वो एक डिटेंगल हो गए हैं, मतलब अलग अलग सेपरेट हो गए हैं। लाइक ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, तो ये सेपरेट होने हमें दिखाई देने लग जाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो प्रोफेज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज द सेंट्रियोल विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। अब एस फेज में एक तो क्या हुआ था, डीएनए की डुप्लीकेशन हुई थी, रेप्लिकेशन हुई थी, डीएनए की कॉपी बनी थी, राइट। क्योंकि पहले तो ऐसे ही था ना क्रोमोसोम, फिर इसकी कॉपी बनी, तो ये यहाँ पर ये कॉपी बन गई। तो डीएनए रेप्लिकेशन भी हुई, साथ में हमने देखा था कि सेंट्रियोल की भी रेप्लिकेशन होती है, राइट। तो ये जो सेंट्रियोल है, जो पहले एक था यहाँ पर एस फेज में, इसकी क्या होती है, एक कॉपी बन जाती है, हमने पढ़ लिया है। सेंट्रियोल मीन्स जो सेंट्रोजोम के अंदर प्रेजेंट है, 90 डिग्री पर ये प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। तो ये क्या होते हैं, The centriole which had undergone duplication during S phase now begins to move towards opposite pole of the cell. प्रोफेज में ये opposite pole में मूव होने लग जाते हैं। opposite pole मतलब कि ये जो है इस पोल पे चला जाएगा, ये वाला जो कॉपी है ये इस पोल पे चल जाएगी। तो दोनों opposite pole पर चले जाते हैं सेल के, दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं सेल के प्रोफेज की बिगनिंग में। तो ये ऑपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अर्ली प्रोफेज में ये स्टार्ट हो जाते हैं, लेट प्रोफेज में ये ऑपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट। नाउ अब कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज पे क्या होता है, जब प्रोफेज कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं सेल में। तो फर्स्ट आता है क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। सबसे पहले जो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस नहीं था, लूजली प्रेजेंट था, एंटेंगल प्रेजेंट था, उलझा हुआ प्रेजेंट था, वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाते हैं। तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होंगे प्रोफेज में। तो ये प्रोफेज खत्म होने के बाद जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाएंगे। कॉम्पैक्ट मतलब जो हमें दिखाई देंगे कि हाँ ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है जो कि सेंट्रोमेयर पे अटैच है। तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर्स पर अटैच है। सो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमेयर। तो इस तरह से हमें लेट प्रोफेज पे दिखाई देने लग जाएंगे। सो ये दिख रहे हैं यहाँ पर, अभी भी ये थ्रेड लाइक ही प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गए हैं। तो ये यहाँ पर हमें ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरी, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर पर अटैच है
टुगेदर एट सेंट्रोमियर। सो ये लेट प्रोफेज में हमें नज़र आ रहा है। फर्स्ट मेन चीज़ यही है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड डिसइंटीग्रेट। नाउ ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है आउटर, ये क्या डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स डिसइंटीग्रेट मतलब टूटने लग जाती है और देन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये डिसअपियर होगी, टूटेगी, तो लेट प्रोफेज पे आप देख रहे हो बहुत कम रह गई है, बहुत ज़्यादा कम रह गई है, डिसइंटीग्रेट, ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेट हो गई है, कंप्लीटली नहीं हुई, ऑलमोस्ट। इसलिए हुई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट क्योंकि अभी सेल ने डिवाइड होना है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस ही होना है, न्यूक्लियस की डिवीजन होनी है। तो जब न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होगा तभी जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड होगा, राइट। अगर न्यूक्लियर एनवेलप वहाँ पर रहेगा तो वो एक रिजिडिटी रहेगी, वो उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड होने नहीं देगा। इसलिए न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपियर होना ज़रूरी है, डिसइंटीग्रेट होना ज़रूरी है, ताकि जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो सके। जब वो 2 में डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा टेलोफेज में, तब दोबारा से जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, ताकि दोनों सेल में न्यूक्लियर एनवेलप बन जाए। तो फिलहाल के लिए प्रोफेज में ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड मेन पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड डिसइंटीग्रेट। थर्ड है इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। नाउ माइटोटिक स्पिंडल क्या है, मैंने बताया कि प्रोफेज में क्या होने लग जाता है, जो एस फेज में सेंट्रोजोम की डुप्लीकेशन हुई थी, सेंट्रोजोम के अंदर प्रेजेंट है सेंट्रियोल, तो उसकी डुप्लीकेशन हुई थी, रेप्लीकेशन हुई थी, मतलब एक कॉपी बनी थी। तो ये हमारा सेंट्रोजोम है या फिर सेंट्रियोल है। अब इस सेंट्रियोल से प्रोटीनेशियस ट्यूब्स निकलने लग जाएगी प्रोटीन की, जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस तरह से। तो ये यहाँ पर मैं अलग से बना के दिखा देती हूँ। तो ये हमारा सेंट्रोजोम है और इसके अंदर ये सेंट्रियोल है, राइट। तो इसमें से ये प्रोटीनेशियस ट्यूब्स दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको बोलते हैं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही है ना, इसको बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल या फिर स्पिंडल फाइबर्स भी बोल देते हैं। तो ये माइटोटिक स्पिंडल क्यों ज़रूरी है, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसको अलाइन करने में हेल्प करती हैं, डिवीजन में हेल्प करती है। सो सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। सो सिमिलरली यहाँ से भी ये निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये माइटोटिक स्पिंडल जो है ये इनिशिएट हो जाता है बनना। सो इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। तो ये धीरे धीरे एक तो जो हमारे सेंट्रियोल है ये ऑपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, प्लस इनसे क्या निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, माइटोटिक स्पिंडल, राइट। इस तरह से, जो कि देन क्रोमोसोम को अटैच करने में, उसको अलाइन करने में, डिवीजन करने में हेल्प करेंगे, सेपरेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप मैंने पहले ही बता दिया, डू नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये सभी ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल्स डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, माइक्रोस्कोप के अंडर ये विजिबल नहीं होगी प्रोफेज के एंड पर। तो इनका डिसअपियर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा जब सेल डिवाइड हो जाएगा टीलोफेज में, देन दोबारा से ये रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो सेल के कंप्लीट सेपरेशन से पहले ये रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्रोफेज में ये डिसअपियर हो जाती हैं। सो मेन चीज़ें हमने प्रोफेज में क्या पढ़ी, फर्स्ट जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमें क्रोमोसोम विजिबली दिखाई देने लग जाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। दूसरी चीज़, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी लेट प्रोफेज में, ऑलमोस्ट नॉट कंप्लीटली। देन जो हमारे सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल मीन्स जो सेंट्रोसोम है वो ऑपोजिट पोल पर मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस उनसे क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इट मीन्स माइटोटिक स्पिंडल, जो कि स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, उनकी इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, उनकी असेंबली स्टार्ट हो जाएगी। प्लस जो हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप, ये हमारे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखेंगे। नाउ प्रोफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, मेटाफेज। नाउ जितने भी स्टेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस के, माइटोसिस के, एम फेज के, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर कट लाइंस हैं कि ये स्टेज है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे दिखेंगे। ये कंटिन्यूअस स्टेजेस हैं जिसको डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस के लिए अलग अलग स्टेज बनाया गया है। एक क्लियर फीचर्स सिर्फ बुक
बुक में दिखाए गए हैं थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लियर कट लाइंस दिखती हैं हर स्टेजेस में। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। अब जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीटली जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर हो जाएगी, तो मतलब क्या स्टार्ट हो गया है, मेटाफेज स्टार्ट हो गया और प्रोफेज का एंड हो गया है। फाइन। देन कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, प्लस जो कॉन्डेंसेशन स्टार्ट हुआ था क्रोमोसोम का प्रोफेज में, अब प्रोफेज में क्या हो गया था, क्रोमेटिन या फिर जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए थे, राइट। जब वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए थे तो तब हमने उसको क्या बोला था, क्रोमेटिड, राइट, सिस्टर क्रोमेटिड बोला था। लाइक पहले क्रोमोसोम ऐसे पड़े थे एंटेंगल, तो जब वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए थे तो वो कुछ इस तरह से दिखने लग गए थे, राइट, इस तरह से कुछ दिखने लग गए थे, तो तब हमने उसको क्या बोला, क्रोमेटिड। अब क्योंकि इसकी कॉपी हुई है डीएनए की, तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, उसकी एक सिस्टर बन गई है, मीन्स एक कॉपी बन गई है, तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, जो कि सेंटर में सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। अब मेटाफेज में क्या होता है कि ये कॉन्डेंसेशन कंप्लीट हो जाती है, क्रोमोसोम की कॉन्डेंसेशन कंप्लीट हो गई, मतलब क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये मेटाफेज का स्टार्ट है, ये अर्ली है। तो इसमें क्या है, ये देखो, ये क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होना स्टार्ट हो गया माइक्रोस्कोप के अंडर। इट मीन्स मेटाफेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर हम क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज अब उसका हर फीचर जो क्रोमोसोम का है वो क्लियरली विजिबल होना स्टार्ट हो गया है। दैट इज लाइक ये अगर एक क्रोमोसोम है, सपोज ये एक क्रोमोसोम है, राइट, ये इसका सेंटर है, दैट इज सेंट्रोमियर, जहां से ये अटैच होते हैं। इसकी कॉपी हुई थी, रेप्लिकेट हुए थे, ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ था एस फेज में, तो ये इस तरह से बन गया था, बट ये अटैच अभी भी कहां से है, सेंट्रोमियर से, मतलब ये सिर्फ इसकी कॉपी है, अमाउंट डबल हुआ है, नंबर डबल नहीं हुआ, नंबर 2n ही है। तो ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। तो ये क्या है, ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, तो ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, विच आर अटैच एट सेंट्रोमियर, जो कि सेंट्रोमियर से अटैच हैं, राइट। तो यहाँ पर ये क्लियरली विजिबल होना स्टार्ट हो जाती हैं मेटाफेज में। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर at the surface of centromere are called kinetochores। यहाँ पर ये जो सेंट्रोमेयर है इसके ऊपर एक और डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से डिस्क शेप स्ट्रक्चर दोनों साइड में, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। सो ये क्या है, दिस इज काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर क्या हेल्प करता है, दीज स्ट्रक्चर्स serve as the site of attachment of spindle fibers to the chromosome that are moved into position at the center of cell। Now ये जो सेंट्रोजोम, जो कि हमने प्रोफेज में पढ़ा था कि ये ऑपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, मेटाफेज में ये कंप्लीटली ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं सेंट्रोजोम। अब ये सेंट्रोजोम के अंदर क्या है, सेंट्रियोल, चाहे आप इसको अब सेंट्रियोल बोल लो चाहे सेंट्रोजोम बोल लो, इससे ये जो माइटोटिक स्पिंडल निकले थे, सो ये सेंट्रोजोम से इस तरह से मैंने बोला था, ये क्या है, माइटोटिक स्पिंडल या फिर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं इसको। ये स्पिंडल फाइबर अटैच कहाँ पर होते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये सेंट्रोमेयर से अटैच नहीं होंगे, ये काइनेटोकोर से अटैच होंगे, इस तरह से। जो इस पोल का सेंट्रोजोम होगा या फिर माइटोटिक स्पिंडल होगा वो इधर के काइनेटोकोर से अटैच होगा। अब ये यहाँ के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और ये क्या पर्पस सर्व करते हैं, अब लास्ट में क्या होगा, ये दोनों ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ना इसको सेपरेट कर देंगे ताकि एक सेल में चला जाए और दूसरा दूसरे डॉटर सेल में चला जाए। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये सेंट्रोमेयर से नहीं बल्कि काइनेटोकोर, जो कि एक स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रोजोम के सेंट्रोमेयर के ऊपर डेवलप हुआ है, उससे अटैच होते हैं, दैट इज स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होता है। तो ये काइनेटोकोर का क्या काम है, दी स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट का साइट है, जैसे कि ये अर्ली मेटाफेज में दिख रहा है, ये स्पिंडल फाइबर है, तो ये स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच हुआ है, ये काइनेटोकोर पे, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के ऊपर, दिस इज काइनेटोकोर। टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल। अब ये क्या करेंगे, इन क्रोमोसोम को मेटाफेज में बेसिकली क्या होता है, मेटाफेज में आपने ये है प्रॉपर मेटाफेज,
ये प्रॉपर मेटाफेज का डायग्राम है ये वाला। इसमें जो क्रोमोसोम है वो सेल के सेंटर पर आ जाते हैं, सेंटर पे अलाइन हो जाते हैं, एक सेंटर जो लाइन है उस पर अलाइन हो जाते हैं। तो ये इसका मेन फीचर है मेटाफेज का। सो अर्ली मेटाफेज में हमने क्या देखा कि ये जो क्रोमोसोम है ये सेंटर पर अलाइन होना स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो माइटोटिक स्पिंडल है ये काइनेटोकोर से अटैच होकर इसको सेंटर में अलाइन करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर जो प्रॉपर मेटाफेज स्टेज है उसमें ये सेंटर पर अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम। अब क्या होगा, हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। और इसको क्या बोलते हैं, क्यों इक्वेटर, सेंटर मतलब इक्वेटर पर ये लाई कर रहे हैं। अब ये इक्वेटर में लाई कर गए हैं। तो जब ये इक्वेटर पर लाई करते हैं ना तो ये बीच में ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो ये मेटाफेज प्लेट पर लाई करते हैं। सो द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, अब जहां पर क्रोमोसोम अलाइन करें मतलब जहां पर अब क्रोमोसोम है उनको क्या कहते हैं, एट मेटाफेज इज मेटाफेज प्लेट, उसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। अब क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे मेटाफेज के एंड पर, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं, मतलब ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना है सेंट्रोमियर के ऊपर। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, अब क्रोमोसोम कहाँ पर मूव करते हैं, इक्वेटर में, मीन्स सेंटर में सेल के, एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट, और ये मेटाफेज प्लेट पर अलाइन कर लेते हैं, अलाइन हो जाते हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ प्लेट्स। और ये इनको अलाइन करने में हेल्प कौन करता है, स्पिंडल फाइबर, ये वाले, ये माइटोटिक स्पिंडल जो कि सेंट्रीओल से निकल रहे हैं। सो ये इसको अलाइन करने में हेल्प करते हैं। सो ये मेटाफेज है जिसमें सेंटर पर अलाइनमेंट हो जाती है, मेटाफेज प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। नाउ कैरियोकाइनेसिस की सिर्फ 2 स्टेजेस रह गई हैं, एनाफेज एंड टेलोफेज, बहुत ही ईजी है। नाउ एनाफेज में क्या होगा, एट द ऑनसेट, ऑनसेट पर क्या होगा, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट इनटू 2 डॉटर क्रोमेटिड्स। नाउ उसमें क्या हुआ था मेटाफेज में कि वो सेंटर पर जो मेटाफेज प्लेट है उस पर अलाइन कर रहे थे सारे क्रोमोसोम। अब वहां से क्या होगा कि जो ईच क्रोमेटिड है वो स्प्लिट हो जाएगा, जैसे कि ऐसे था सपोज, राइट, ऐसे था ना, और यहाँ पर काइनेटोकोर थी जिसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच था। नाउ ये बीच में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला क्रोमेटिड है ये उस पोल पर चला जाएगा और जो ये नीचे वाला क्रोमेटिड है ये इस पोल पर आ जाएगा। सो ये देखो, ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड है अब ये सेपरेट हो गए हैं, राइट। तो ये ऑपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। ये वाले जो ऊपर वाले जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये क्रोमेटिड उस पोल पर चले जाएंगे और ये वाले क्रोमेटिड इस पोल पर चले जाएंगे। अब हमने क्रोमेटिड कब कहा था, क्रोमेटिड तब कहा था जब कॉपी बन गई थी, एक क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी बन गई थी, रेप्लिकेट हो गए थे और एक और आर्म बन गई थी, तब उसको बोला था सिस्टर क्रोमेटिड। अब क्या यहाँ पर भी हम, अब क्योंकि ये दोनों सेपरेट हो गए हैं अभी भी हम इसको क्रोमेटिड बोलेंगे? नहीं, अब हम इसको बोलेंगे नाउ रेफर टू एज क्रोमोसोम्स अगेन। अब हम इसको दोबारा से क्रोमोसोम बोलेंगे। अब हम इसको, अब ये क्रोमेटिड नहीं रहे। क्रोमेटिड कब थे, जब ये दोनों अटैच थे सेंट्रोमियर से, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जब यहाँ पर अटैच थे तब ये क्रोमेटिड थे। जब एस फेज के बाद ये क्रोमेटिड थे, अब नहीं है, अब ये दोबारा से क्या हो गए हैं, क्रोमोसोम हो गए हैं। दोनों क्रोमोसोम अपने मतलब ये दोनों जो क्रोमेटिड थे ये सेपरेट होकर अपने अपने पोल पर चले गए हैं और ये अब क्या है, क्रोमोसोम अगेन। नाउ एंड बिगेन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द 2 ऑपोजिट पोल्स। अपने ये जो माइग्रेशन है वो होने लग जाता है ऑपोजिट पोल पर। अब ये माइग्रेशन क्यों है, ये जो स्पिंडल फाइबर है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनको बीच में सेपरेट कर दिया है और ये क्रोमेटिड अपने अपने पोल पर चले गए हैं। दोनों सेपरेट हो गए हैं, अब ये क्रोमोसोम बन गए हैं दोबारा से। ये क्रोमोसोम इस पोल पर आ जाएंगे, ये 4 क्रोमोसोम जो ऊपर है ये उस पोल पर चले जाएंगे, राइट। देन क्रोमोसोम, अब इसमें क्या क्या होता है एनाफेज में, क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। पहले मेटाफेज में क्या थे, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर थे, ये सेल के इक्वेटोरियल प्लेट पर थे। अब इक्वेटोरियल प्लेट से ये मूव हो गए हैं, मूव अवे, अवे मूव होकर ये कहाँ पर चल गए हैं, ऑपोजिट पोल्स पर, राइट। देन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। नाउ ये जो सेंट्रोमियर है ये वाला,
पहले तो ये इकट्ठे थे तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर से थे, अब ये सेंट्रोमियर भी स्प्लिट हो गया बीच में से, तो ये सेंट्रोमियर पोल की तरफ होगा, जो ऑपोजिट पोल है उसकी तरफ सेंट्रोमियर होगा, एंड ये जो क्रोमोसोम के जो विंग्स हैं, जो क्रोमेटिड्स के जो विंग है ये मिड की तरफ होंगे, और सेंट्रोमियर जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ होगा। देन क्या होता है, द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है, क्रोमेटिड बीच में से सेपरेट हो गए हैं, क्रोमेटिड मूव टू ऑपोजिट पोल, अब ये क्रोमेटिड क्या है, ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए हैं। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि 2 सेल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वैसे तो पहले ही स्टार्ट हो गया था बट अब क्लियरली दिखने भी लग गए हैं कि अब ये 2 सेल बनेंगे, राइट। देन आता है टेलोफेज, टेलोफेज क्या है, लास्ट फेज है किसका, माइटोसिस का, माइटोसिस में भी किसका, कैरियोकाइनेसिस का, न्यूक्लियर डिवीजन का, भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी स्टार्ट होगा, इसके साथ ही नियरली साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाता है टेलोफेज के बाद। देन टेलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस, अब ये जो क्रोमोसोम थे ये अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच गए टेलोफेज में, कंप्लीट एनाफेज में ही ये रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच गए थे। टेलोफेज में क्या होगा, रिस्पेक्टिव पोल पर तो पहुंच ही गए हैं, साथ में वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। डीकंडेंस मतलब जब हमारा प्रोफेज स्टार्ट हुआ था तो क्रोमोसोम ने कंडेंस होना शुरू कर दिया था, राइट, लेकिन लास्ट फेज जो टेलोफेज है उसमें दोबारा से डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कब था, G1 फेज पे, तो वैसा ही वो स्टार्ट हो जाएंगे, वैसा दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये टेलोफेज में क्या हो रहा है, ये दोबारा से डीकंडेंस हो गया, दोबारा से डीकंडेंस हो गए हैं, एंटेंगल हो गए हैं, एक मास जैसे दिखाई देने लग गए हैं। क्लियर पिक्चर अब दोबारा से दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ एक मास और एक क्लस्टर दिखाई देने लग गया है। ये वाले क्रोमोसोम है ना, इसी का ये मास बन गया है, जो ये नीचे वाले हैं ये हैं, तो ये दोनों एक क्लस्टर फॉर्मेशन हो गया, दोबारा से मास बन गया है, डीकंडेंस हो गया है, अपनी इंडिविजुअलिटी इन्होंने लूज कर दी है। इंडिविजुअलिटी लूज करना मतलब कि अब वो इंडिविजुअल दिखाई नहीं दे रहे, दोबारा से मास जैसे दिखाई दे रहे हैं। टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास इन द 2 पोल्स, दोनों पोल पे एक मास जैसा क्लस्टर फॉर्मेशन दिखाई दे रही है अब माइक्रोस्कोप में। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, अब प्रोफेज में हमने क्या देखा था कि जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था, टेलोफेज में दोबारा से रीअपियर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है न्यूक्लियर एनवेलप, तो ये दोबारा से रीअपियर हो गया है, दोबारा से इसने जो क्रोमोसोम का मास है उसके अराउंड वो अपीयर हो गई है। जो न्यूक्लियोलस था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दोबारा से रीफॉर्म हो गए हैं, ये दोनों सेल में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों ऑर्गेनिल्स भी दोबारा से रीअपियर या फिर रीफॉर्म होने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि दोनों सेल ने अब अल्टीमेटली डिवाइड करना है। सो ये क्या है, टेलोफेज। अब टेलोफेज के साइमल्टेनियसली ये कौन सी स्टेज स्टार्ट होगी है, साइटोकाइनेसिस मीन सेल डिवीजन। तो यहाँ पर ये आप ग्रूव देख रहे हैं हल्का सा, तो इट मीन्स यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट होने लग गई है। सो हमने कैरियोकाइनेसिस के सारी स्टेजेस डिस्कस कर ली हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो टेलोफेज में उसके बाद कौन सी है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। अब सेल ने कंप्लीटली डिवाइड होना है, सेल के साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा ना, तभी तो सेल कंप्लीटली डिवाइड होगा, सिर्फ न्यूक्लियस के डिवाइड होने पर तो सेल डिवाइड नहीं होगा। तो टेलोफेज में कुछ ऐसा दिख रहा था सेल, राइट, इसके अंदर अपने ये क्रोमोसोम, तो ये अब डिवाइड होने के लिए तैयार हो गया सेल। तो साइटोकाइनेसिस कैसे होगा ह्यूमन सेल में, इस तरह से सेंटर में एक फ्यूरो मीन्स डीप में ये और डीप होता जाता है सेल, एंड एट लास्ट ये सेंटर से मिल जाता है और ये कंप्लीटली 2 सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। 2 सेल्स हो गए, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होगा, साइटोजोल डिवाइड होगा 2 सेल्स में। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिल्स, जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिल्स जो कि डिसअपियर हो गए थे, टेलोफेज में रीअपियर हो गए, अब वो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिल्स क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 2 सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड स्प्लिट हो जाएंगे। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूट होकर स्प्लिट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्प्लिट फॉर्मिंग 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स।
अब ये क्या बन गए, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अब माइटोसिस में क्या हुआ कि 1 सेल से स्टार्ट हुआ था और ये 1 सेल क्या है, 2n है। 2n मीन्स डिप्लॉयड। सो यूजुअली माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में होता है, ह्यूमन सेल में माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में ही होता है। ओनली जो मायोसिस है वो जर्म सेल्स में होता है। तो ये जो सेल था 2n, इसने 2 आइडेंटिकल कॉपीज बनाई, जिसमें जो अगेन वो क्या है, डिप्लॉयड है। मीन्स उनमें भी क्रोमोसोम कितने हैं, 46। इसमें 46 थे, इसमें भी 46 है और इसमें भी 46 है। इसने अपने कंटेंट को डबल किया, रेप्लिकेट किया, कॉपी बनाई, ताकि दोनों सेल्स में डिवाइड हो सके इक्वली। सो ये क्या हुआ, इक्वेशनल डिवीजन। एक सेल से 2 आइडेंटिकल सेल्स बने, दैट इज माइटोसिस। सो क्रोमोसोम नंबर कंप्लीट है, उसमें 46 था, डॉटर सेल्स में भी 46 और 46 ही है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। ये यूजुअली डिप्लॉयड सेल में ही होता है ओनली, हैप्लॉयड सेल में नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जो लोअर प्लांट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, उनमें हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होता है। तो अगर डिप्लॉयड सेल में जब माइटोसिस होता है तो 2n ही आता है। मीन्स अगर 2n 46 क्रोमोसोम है पेरेंट सेल में, तो डॉटर में भी 46 ही आएंगे। और अगर जो लोअर प्लांट्स है जिनमें हैप्लॉयड में भी माइटोसिस हो सकता है, तो अगर यहाँ पर n है तो डॉटर सेल में भी n ही जाएगा। तो ये क्या है, माइटोसिस मीन्स इक्वेशनल डिवीजन। जो पेरेंट है वैसा ही डॉटर, सेम डॉटर सेल बनेगा, आइडेंटिकल सेल। सो माइटोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट जो पेरेंट सेल में था वही सिमिलर डॉटर सेल में, बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल में है, चेंज इसमें नहीं है। 23 क्रोमोसोम जैसे थे ना पेरेंट सेल में, वैसे ही डॉटर सेल में है। देन माइटोसिस क्यों जरूरी है, माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, सेल की मल्टीप्लिकेशन के लिए नेसेसरी है। जो हमारा जाइगोट था, जाइगोट क्या था, 2n था। अब जाइगोट से हमारा पूरा बॉडी बना है। पूरा बॉडी कैसे बना है, सेल ने माइटोसिस किया, एक सेल से 2 सेल बने, देन फर्दर एक सेल, ये जो डॉटर सेल है ये फर्दर फिर मैच्योर होकर 2 सेल में डिवाइड हुआ, राइट। ऐसे ही तो हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो ये सेल ग्रोथ के लिए, सेल की मल्टीप्लिकेशन के लिए नेसेसरी है, प्लस टू रिप्लेस डेड एंड वॉर्न आउट सेल। जो डेड हो गए हैं, सेल डैमेज हो गए हैं, उनको भी रिप्लेस करने के लिए नेसेसरी है माइटोसिस। जैसे कि हमारे स्किन, जो हमारी स्किन की आउटर लेयर है वो कंप्लीटली शेड होती रहती है, तो वो उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है जल्दी। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी के डिवाइड होते हैं माइटोसिस के थ्रू। एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिए हैं कौन से नहीं होते। तो ये सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का। So this was about mitosis. I hope you understood this video, and if you understood then please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.